कहते हैं कि इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही चाहे किसी के घर में कितने ही प्रिय व्यक्ति की मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे भूख की सीमा बढ़ जाती है और वो सारे दुख दर्द तकलीफ को भूलकर सबसे पहले खाना खाने की कोशिश करता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का ग्रुप था, कहीं घूमने के लिए निकला था और अचानक ही हादसा हो जाता है और वो लोग ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ से निकल कर लौट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोगों की मौत हो जाती है और उनके पास जो खाना पीना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब उन लोगों ने सोचा करें तो क्या करें, तभी दो दोस्त उनमें बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बातचीत करते करते कहा, उसके हाथ में चोट लगी थी, उसमें कुछ खुरंट जमा हुआ था जो चोट के बाद जो जम जाता है। उसने उसको छुटाया, छुटाने के बाद मुंह में देते हुए कहा कि यदि हमें ज़िंदा रहना है, जीवित रहना है, तो जो हमारे मरे हुए साथी हैं, मरे हुए परिवार के लोग हैं, उनमें से उन्हें काट कर खाना ही पड़ेगा। यदि हम उन्हें खाएंगे नहीं तो हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। जैसे उसके दोस्त ने ये बात सुनी, उसको दोस्त को यकीन नहीं हुआ ये किस तरह की बातें कर रहा है। वो बीच में से उठता है, जाता है, एक लाश के कुछ टुकड़े काट कर खा जाता है। खाने के बाद उसके दोस्त को इस बात का पता चल जाता है। बाकी जो जीवित लोग थे, जब इस बात का उनको पता चलता है तो कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जिंदा रहना है तो खाना ही होगा, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं उनको खाना ही पड़ेगा। जो लोग इस तरह से कर रहे थे, वक्त आगे बढ़ रहा था, मदद की उम्मीद बढ़ रही थी कि कोई आएगा बचा के ले जाएगा, लेकिन कोई मदद नहीं आती और धीरे धीरे करके लगातार वो मरे हुए लोगों को काट कर खाना शुरू कर देते हैं। वक्त बीत जाता है। आज कहानी इसी विषय पर है, कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था और कैसे बचे, कितने बचे, इससे पूरी कहानी पर हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस पर न जाने कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं, इस पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, इस पर न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। आज कहानी उसी विषय की है जिस पर दोस्त अपने ही दोस्तों को जब वो मर रहे थे तो उन्हें मरने के बाद उनको वो काट काट कर खा रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है दक्षिण अमेरिका का एक देश है उरुग्वे। दरअसल ये उसी देश की सच्ची घटना है। दरअसल एक रग्बी गेम होता है, खेल होता है। वो रग्बी खेल कुछ इस तरह से होता है कि खिलाड़ी मैदान में होते हैं, उनके पास एक अंडा के आकार की एक बॉल होती है। उस बॉल को एक टारगेट की तरफ लेके जाते हैं और उसका बॉल छीनने की कोशिश करते हैं जिस खिलाड़ी के पास बॉल होती है। दरअसल इसी रग्बी खेल को कुछ लोग शौकिया तौर पे खेला करते थे और इसीलिए उन्होंने अपना एक क्लब बनाया हुआ था, एक टीम बनाई हुई थी। टीम का नाम था ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम। दरअसल ये उरुग्वे एक देश है, वहाँ की टीम होती है और इस टीम के अध्यक्ष होते हैं डैनियल जोआन। डैनियल जोआन ने कहा कि हम अपने उरुग्वे देश का इंग्लैंड की एक शौकिया टीम है उसके साथ एक मैच कराते हैं। इसके लिए वाकायदा इन्होंने विज्ञापन दिया क्या कि हम लोग ऐसे से टीम को लेके जाएंगे और जो खेलना है खेलने के लिए चल सकता है। कुछ इसी तरह से वो जो शौकिया तौर पे खेला करते थे उनमें से लगभग 19 खिलाड़ी होते हैं और इसके लिए उरुग्वे का जो विमान होता है वायुसेना का, उस विमान को वो किराए पे लेते हैं। जो इस टीम के अध्यक्ष होते हैं डैनियल जोआल, और टीम को उसमें ले जाने के लिए जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हम 19 खिलाड़ी हैं, जबकि 40 मुसाफिर इसमें आराम से जा सकते हैं। अगर कोई भी खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्त को या फिर किसी को भी लेके जा सकता है, कोई एतराज़ नहीं है। 40 सीटें फुल होनी चाहिए। अब 40 सीटें हैं, 2 पायलट उसमें जो चलाने के लिए हैं, 3 क्रू मेंबर होते हैं। कुल मिलाकर 45 लोगों की टीम होती है, सदस्य होते हैं जो इस विमान को उड़ाने वाले भी हों, क्रू मेंबर हों या फिर मुसाफिर हों या खिलाड़ी हों। टोटल मिलाकर 45 की संख्या होती है। अब 12 अक्टूबर 1972 को ये दोपहर के लगभग 2:41 के आसपास का वक्त था। ये कोरास्को एक जगह लगती है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सैंटियागो के लिए इस विमान को उड़ा दिया जाता है। जैसे विमान उड़ता है, कुछ किलोमीटर मतलब कई सौ किलोमीटर के सफ़र तय करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इसलिए इस विमान को रोक लिया जाता है और रोका जाता है। मेंडोजा एक जगह होती है, मेंडोजा में रोक लिया जाता है। कहते हैं कि रात हमें यहीं बितानी है, रात को हम लोग यहीं ठहरेंगे, कल जब मौसम साफ़ हो जाएगा तो यहाँ से हम चल पड़ेंगे। अगले दिन का इंतज़ार किया जाता है। इंतज़ार करने के बाद जब लगभग दोपहर के 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम उतनी मात्रा में ठीक नहीं हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जो पायलट होते हैं, 2 पायलट थे,
एक पायलट का नाम होता है फेराडाज और दूसरे पायलट का नाम होता है जो उनका सह पायलट था ला गुरारा। ला गुरारा इतना अनुभवी नहीं था जितना क्या फेराडाज अनुभवी था। इस रास्ते पे पहले भी वो लगभग 29 बार जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने इस साथी को मौका दिया, ला गुरारा को कहा कि तुम ठीक है और हवाई जहाज इस यानी कि इस विमान को लेकर तुम उड़ो। अब यहाँ से चल देते हैं। खिलाड़ी थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहे थे, दूसरी टीम से इनका मैच होने वाला था और 650 किलोमीटर का आप सफ़र तय करने वाले थे। आपस में हंसी मजाक चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते थे आगे मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब है। इसलिए इन्हें ऐलान कर दिया गया कि सब लोग अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाएं और यहाँ पर कोई भी किस तरह की मतलब इस तरह अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। और मौसम ख़राब है जिससे थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। अभी समझा ही रहे थे कि प्लानचोई दर्रे से जब गुजर रहे थे, वो यू आकार का दर्रा था, उसी से वो हवाई जहाज़ को ऊपर पहले नीचे लाते हैं, उसको फिर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो पायलट होता है उसने ये घोषणा कर दी, रेडियो पर अनाउंस कर दिया कि हम अगले 1 मिनट में अपनी जगह पर पहुंचने वाले हैं। जो उनकी जगह का नाम था सेंटियागो। बोले हम पहुंचने वाले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भूल चुका था, उसे लग रहा था कि हमने दूरी बिल्कुल लगभग कंप्लीट कर ली है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो ये भूल चुका था। लगभग अभी हम 70 किलोमीटर पीछे हैं। उसे लग रहा था कि 2-4-5 किलोमीटर पीछे हम लोग जल्दी से पहुँचने वाले हैं। ऐसे ही आगे चलने के बाद एंडीज़ के ऊपर पहाड़ियाँ जो होती हैं और पहाड़ी पर जाकर वो हवाई जहाज़ का पंख टकरा जाता है। पहले एक पंख टूटता है, फिर दूसरा पंख टूटता है और टूटने के बाद जो पिछला हिस्सा होता है वो जाकर एंडीज़ पर्वत पर जाकर लगता है। बहुत तेज़ी के साथ उस हवाई जहाज़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक पीछे का टुकड़ा होता है, वो बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन पर गिरता है, क्योंकि जिस इलाके में ये गिरता है वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, जहाँ देखो, क्योंकि लगभग -30 डिग्री तापमान वहाँ का होता है और वो हिस्सा टूट के गिर जाता है। बाकी का जो हिस्सा होता है आगे वाला, वो हिस्सा 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 750 मीटर तक बहुत तेज़ी के साथ वो जा रहा था। जिन लोगों ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी वो तो ठीक थे, लेकिन जिन लोगों ने सीट बेल्ट बांधी नहीं थी उनकी हालत क्या रही होगी जब वो हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन पर खिंचड़ रहा था, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। कोई एक दूसरे के सर पर लग रहा है, कोई पैरों में मार रहा है, कोई कुछ मतलब अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या है। अभी तो ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हम 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं और इसी पल भर में जो ये विमान जो होता है वो क्रैश हो जाता है। जैसे विमान क्रैश होता है, कुछ देर के बाद जब आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि एक ऐसी जगह पर हैं जहां दूर दूर तक, जितनी दूर तक नज़र जा सकती थी, या तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं या फिर बिल्कुल बर्फ़ का पूरा मैदान दिखाई दे रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ पर आके फंस गए, क्या हुआ है। जैसे जैसे आँख खुल रही थी वैसे वैसे पता चलता है कि इसमें डॉक्टर फ्रांसिस्को होते हैं, उनकी पत्नी होती है इस्त्रा निकोला, और साथ ही उनके एक साथी होते हैं यूनेजिया फर्नाडो और एक पायलट। ये लोग अब मर चुके थे, बिल्कुल सबकी इनकी सांसें थम चुकी थीं। तुरंत ही कुछ लोगों ने, जो जिनकी थोड़ी सी हालत ठीक थी, जो उठ के जा सकते थे, जाकर देखते हैं जो पायलट होता है ला गुरारा, वो घायल हो चुका था और जो गियर होता है वो गियर उसके सीने को पार करते हुए पीछे की तरफ निकल जाता है। तभी वो धीरे से आवाज़ लगाता है, कहता है कि मेरे पास एक पिस्टल रखी हुई है, उस पिस्टल से मुझे गोली मार दो। दरअसल मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा करने में ना तो किसी मुसाफिर की इतनी दिलचस्पी थी और ना ही कोई खिलाड़ी ऐसा करने की हिम्मत जुटा पा रहा था। लेकिन जो दृश्य था, जो सीन था, उसे देखने के बाद ज़्यादातर लोग रो रहे थे, क्योंकि वो बर्फीला इलाका था, पूरा का पूरा चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ था। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उतनी मात्रा में उनके पास कपड़े भी नहीं थे। अब करें तो क्या करें। 5-6 लोग मर चुके थे, 6 नहीं 5 लोग मर चुके थे, छठवां था बहुत बुरी तरह से घायल था। जब उन्होंने अपने मुसाफिरों यात्रियों की गिनती करना शुरू किया है तो पता चला कि जो पिछला हिस्सा टूट के गिरा है उसमें 5 लोग पीछे ही छूट के गिर गए थे। अब उनका क्या होगा, कैसे नहीं होगा, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। जिसमें कि 2 क्रू मेंबर होते हैं और 3 ही मुसाफिर होते हैं जो पिछला हिस्सा टूट के गिरा था। अब आगे की स्थिति में करें तो क्या करें। अब यहाँ से ये जो रेडियो होता है, जो ये कुछ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस तरकीब से रात गुजर जाती है उसका तो खैर पता नहीं चलता। लेकिन अगला दिन निकलता है, जो पायलट गंभीर रूप से घायल था वो भी दम तोड़ देता है। यानी कि 5 तो पीछे गिर चुके हैं और 6 लोग मर चुके हैं और 45 लोगों का ये पूरा का पूरा झुंड है। जब अब उसमें देखते हैं कि बाकी क्या स्थिति है, तो 5 लोगों के किसी के हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी की गर्दन टूटी हुई है,
जिंदा थे, लेकिन स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा नाजुक थी। उसमें से एक बंदा व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल भी था, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं था, उसे होश नहीं था, बेहोश था। अब 27 लोग ऐसी स्थिति में थे जो चल सकते थे, बात कर सकते थे, और वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, ताकि जो उन्होंने मैसेज दिया था वो मैसेज दोनों उरुग्वे देश को पहुंच ही चुका था। वहाँ की जो वायुसेना थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ सक्रिय हो जाते हैं। इधर ये लगभग ऐसे करते करते 8 दिन का समय बीत जाता है, और 8 दिन का समय जब बीत जाता है तो अब तक इनके 7 लोग मर चुके थे 8वें दिन, यानी कि अभी सिर्फ 27 लोग शेष बचे हैं इनके। जो एक बंदा जो घायल थे वो भी मर रहे थे धीरे धीरे। जो एक बंदा जिसमें क्या वो बोलने की स्थिति में नहीं था, जो बिल्कुल सांस भी मतलब जिसके लग रहा था कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। 3 दिन के बाद उसको होश आता है। होश आने के बाद वो बोलने की स्थिति में आ जाता है, ठीक ठाक सा लगने लगता है। बाकी 8 दिन बीत जाते हैं। 8 दिन बीतने के बाद 7 लोग मर चुके थे, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, लगभग 30 डिग्री होता है। और ऐसे एक व्यक्ति की नज़र आसमान की तरफ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि शायद उन्हें कुछ ढूंढने के लिए हवाई जहाज आसमान में तैर रहा है। कुछ देर के बाद फिर एक हवाई जहाज दिखाई देता है, दूसरा। इस तरह से लगातार हर दिन हवाई जहाज दिखाई तो देता था, लेकिन हवाई जहाज उन्हें देख नहीं पा रहा था। ऊंचाई जो होती है लगभग 3-4 हज़ार फीट की ऊंचाई से, और वो जो दिखाई देते हैं तो हवाई जहाज भी वहाँ पर एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के बराबर दिखाई दे रहा था। सबसे बड़ी माइनस की बात ये थी, माइनस पॉइंट की बात ये थी कि जो हवाई जहाज का जो कलर था वो भी बिल्कुल सफ़ेद था, और जो वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी उसका भी कलर सफ़ेद था, इसलिए बहुत ऊंचाई से देख नहीं पा रहे थे। उनमें से एक लड़का होता है, वो किसी तरकीब से एक रेडियो था उसको ठीक कर लेता है, और ठीक करके जैसे उसने एक समाचार सुना तो समाचार में लिखा हुआ था कि हम पिछले कई दिनों से, यानी कि लगभग 8-9 दिन से हम लोग लगातार ढूंढ रहे हैं, यानी कि 21 अक्टूबर तक हमने इनको 142 घंटे तक तलाश किया, लेकिन हमें वो जो जहाज़ था खिलाड़ियों का वो मिला नहीं है। इसलिए अब ये 11वें दिन तलाश ख़त्म कर दी जाती है। 11 दिन हो चुके थे, रेडियो 11वें दिन जाकर ठीक हुआ था, और दिसंबर के महीने में हम फिर से तलाश करने की कोशिश करेंगे। जैसा ये बात चली, पूरे इसके बारे में बताया गया कि पहले दिन 4 विमान ने ढूंढा, दूसरे दिन 11 विमान ढूंढ रहे थे, और लगातार 21 अक्टूबर 1972 तक 11 विमान प्रतिदिन उनको तलाश कर रहे थे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसमें इनकी कुछ मदद की जाए। इसलिए उन्होंने अपना सामान निकाला, उसको फैला के रखा, जो कुछ उनके पास ऐसी चिन्ह थे जो दूर से दिखाई दे सकें, लेकिन ऊंचाई की वजह से वो ज़मीन पाने के बाद वो छोटी सी बारीक सी दिखाई दे रही थी। जब ये इनकी समझ से बात परे हो जाती है, इनके पास खाने पीने की कुछ बचता नहीं है, जो इनके हवाई जहाज़ के अंदर खाने पीने के सामान था उससे धीरे धीरे उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी खाना ख़त्म हो जाएगा, जो भी बचा हुआ है उसको आराम आराम से खाना चाहिए ताकि ज़िंदगी आगे बच सके, चल सके। इनके पास खाने की, चिकित्सा की, पानी की और ठंड के से कपड़े थे उनसे बचने की, ये सब चीज़ की कमी पड़ रही थी। 29 अक्टूबर यानी कि 17वें दिन की ये बात है। आधी रात को ये सब अपने अपने उसमें बैठे हुए थे हवाई जहाज़ के अंदर। उन्होंने कुछ इस तरह से कवर कर दिया था ताकि जो बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो उन तक ना पहुँचें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आज की जो रात है, यानी कि 29 अक्टूबर 17वें दिन की जो रात थी, वो बहुत ही भयानक रात थी। भयानक इसलिए थी कि जब वो आधी रात में सोए हुए थे, इसी बीच में जो पहाड़ था, बर्फ़ का पहाड़ था, वो कह रहे हैं हिमस्खलन बोलते हैं उसको, हिमपात जो गिर जाता है, गिरने के बाद उस पूरे जहाज़ को अपने तय में समेट देता है, यानी कि उसको बर्फ़ में ढक देता है। अब ये लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। बस किसी वो अंदर अपने सुरक्षित बैठे हुए थे ना, ये तो पता था कि तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हम बर्फ़ से ढक चुके हैं। अब बर्फ़ अगर जम जाएगा तो हम निकलेंगे कैसे, इन्हें इस बात का इल्म नहीं था। जब इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तब उन्हें समझ में आया कि हम इस तूफ़ान की वजह से पूरा हमारा जो हवाई जहाज़ है वो दब चुका है। अब करें तो क्या करें, निकलने की कोशिश करते हैं। 29 तारीख पूरी बीत जाती है, यानी कि रात का सीन था। अगले दिन 30 तारीख होती है, पूरा बीत जाता है। 31 तारीख आती है, वो 31 अक्टूबर की देर रात में जाकर इन्हें पता चलता है कि रास्ता कहाँ से है, आखिर कैसे बाहर निकला जाएगा। कुल मिला के जब, क्योंकि अंदर जो घुटन होनी शुरू हो गई थी और घुटन होते होते जब पता चलता है कि ये जो स्थिति है उनकी और भी भयानक होती चली जा रही है, लेकिन जब सांस मिलती है, रास्ता सुरंग छोटी सी बनाई जाती है, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद, हालांकि इस बीच में इन्होंने जो अपने इस तूफान की वजह से, क्योंकि जो इनका हवाई जहाज़ होता है टूटा हुआ हिस्सा होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, सांस ना मिलने की वजह से 8 लोग और मर जाते हैं।
जब 8 लोग और मर जाते हैं, अब बचते हैं इनके लोग 19 साथी बचते हैं। अब यहाँ से थोड़ा रौवा पीटी मचना ज़्यादा शुरू हो जाती है। एक तो जो इनकी मदद थी वो उधर से नहीं आ रही थी, मदद करने वाले मदद करना भी चाहते थे, हवाई जहाज आते थे, लेकिन वो 11 दिन के बाद वो आने बंद हो गए। और जब 17वें दिन जाके एक स्थिति ऐसी होती है कि एक तूफान आता है और तूफान की वजह से 8 साथी इनके मर जाते हैं, 19 बचते हैं। लगातार दिन आगे बढ़ रहे थे और जब दिन आगे बढ़ रहे थे खाने पीने का कोई सामान उनके पास था नहीं। ऐसी स्थिति में एक साथी होता है नुमा, जिसका नाम होता है। नुमा कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यदि हम टीम के साथ यहाँ से दूर निकलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ आगे मदद मिल जाए। लेकिन बाकी लोग साथी कह रहे थे कि यहीं रुकना है। अब ऐसी स्थिति में खाना था नहीं। तभी टीम में कुछ ऐसे लोग साथी होते हैं जिसका नाम डेनियल फर्नांडीज होता है, उसका चचेरा भाई होता है एडुआर्डो, और एक और साथी होता है फिटो स्ट्रेच। ये तीनों मिलकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी डेनियल ने अपने हाथ के हिस्से से कुछ खुरन छुटाया, उसको खाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जो हमारे साथी मरे हुए हैं हमें इन्हीं में से काट के खाना पड़ेगा। जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो बाकी लोग उसमें ऐतराज़ भी करते हैं। सबसे ज़्यादा ऐतराज़ करता है नुमा। नुमा कहता है कि नहीं, मैं किसी को ना खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। तभी स्थिति ज़्यादा भयंकर हो जाती है, भयानक हो जाती है। भूख का स्तर कुछ इस तरह से बढ़ जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तभी डैनियल अपने चचेरे भाई एडुआर्डो को लेकर सीधा एक लाश के पास जाता है। लाश को कुछ एक ऐसे कहते हैं कि पर्दे जैसी स्थिति में रखता है और रखने के बाद उसके हिस्से को कांच के टुकड़े से काट कर उसके पीस बनाता है, खुद भी खाता है, अपने भाई को भी खिलाता है। साथ ही जो लाश के कुछ पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको एक मैदान में रख देता था और ताकि वो जो भी सूरज निकलता था या वैसे वो बाहर रखे रहते थे। धीरे धीरे करके जो साथी इनके बचे हुए थे लगभग 19, वो जाते थे और जाकर चुपके से खाना शुरू कर दिया करते थे, सिवाय नुमा को छोड़कर। नुमा ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी लोग भी थोड़ा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि यहाँ से 15 नवंबर 1972 को उन्होंने सोचा कि दूसरा जो विमान है उस विमान की जो हिस्सा टूटा हुआ है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वो ऊंचाई पर जाते हैं। पता चलता है कि उनका जो बाकी का जो हिस्सा है उसमें कुछ खाने पीने के सामान भी रखे हुए थे। वहाँ जाकर देखते हैं जो 5 साथी थे वो मरे हुए पड़े थे, यानी कि वो मर चुके थे। और वहाँ जाकर देखते हैं कुछ खाने का सामान मिलता है, चॉकलेट मिलती हैं और कुछ वाइन मिलती है। इस तरह से जो भी वहाँ से मिलता है लाकर दे देते हैं और नुमा से कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो साथी थे अब आपस में जो जिंदा थे, जिंदा होने पर उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरे लाश को खा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। इसी तरह से आपस में उन्होंने सहमति बनाई। जो जिंदा थे वो जिंदा रहते रहते अपने आप को डोनेट कर रहे थे हाथों हाथ कि अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान बचती है तो बचा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके ऐसी वक्त बीतने लगता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि बाहर चल के देखते हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं। जब जाते थे तो उनके पास साधन नहीं थे कि बर्फ़ में किस तरह से चला जाए, जूते नहीं थे उनके पास बढ़िया, कपड़े अच्छे नहीं थे उनके पास। लेकिन उन्होंने कुछ जो सीटें थीं, इवन यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि जब वो मीट खाने से पहले वो जूते भी खाने लगे थे, गद्दियों को काट के खाने लगे थे, कपड़े खाने लगे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इनसे ज़िंदगी बनेगी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। चलता रहा। जो भी लोग मरे हुए थे, 8 एक बार मरे थे, 6 एक बार मरे थे, 5 जो ऊपर मरे थे उनको भी ले आते हैं। इस तरह से काट के खाते रहे। आगे वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन नुमा ने कसम खाई थी कि मैं किसी को नहीं खाऊंगा, बचूं या ना बचूं, लेकिन मुझे किसी को खाना ही नहीं है। और डे बाय डे उसकी जो सेहत ही लगातार गिरती चली जाती है। 11 दिसंबर 1972 60वां दिन था और 60वें दिन इसके लगभग 25 किलो की जो शरीर था 25 किलो रह जाता है, वो सूख के एकदम छुआरा हो जाता है। लेकिन उसने किसी इंसान को खाया नहीं और वो मर जाता है। तभी जो एक दो तीन दोस्त होते हैं, एक नंदो पारादो, रॉबर्टो कैनेसा और एक और साथी होता है, वो तीनों कहते हैं कि अगर हम यहाँ रहे तो नुमा सही कहता था कि हम मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ से चलना ही पड़ेगा। अब जब बात चलने की आती है तभी नंदो परादो और रॉबर्टो कैनेसा ने अपने एक तीसरे साथी को लेकर लगभग 2 सप्ताह का भोजन, यानी कि भोजन क्या था, जो मानव का मांस था उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में पैकेट में तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद कुछ अपने कपड़े बनाते हैं जो पिछले हिस्से से बचे थे या फिर जहाज के अंदर के थे। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ से हमें अब जाना ही पड़ेगा। कुछ वो अपनी तैयारी करते हैं। 2 सप्ताह का खाना लेके जब चले, तो अभी एक ही दिन हुआ था, जो उनका तीसरा साथी था वो चोटिल हो जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है। वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम चले जाओ और मैं वापस विमान के पास जा रहा हूँ। तब ऐसी स्थिति में नंदो पारादो और रॉबर्टो कैनेसा ये दोनों चल पड़ते हैं और चलने के बाद लगभग 11 दिन तक 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद
दिन रात चलते थे, जब भी मौका मिलता था रुकते थे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ इस तरह से चलते चलते लगभग 60वें दिन यानी कि दिन था 69वें दिन एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर एक आदमी घोड़े पर उनको दिखाई देता है। उस आदमी को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति में थे, कमज़ोर हो चुके थे, खाने पीने की इनकी स्थिति बिगड़ चुकी थी। 69वां दिन था। उधर से उस साथी ने जो घोड़े पर था उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो, क्या बात है। तभी वो जब समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो उस आदमी ने एक पर्चे को एक मिट्टी के डेले में या पत्थर में बांध के और दूसरी नदी के दूसरे तरफ फेंका और लिखने के लिए पेंसिल भी दी। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है आप मुझे इस कागज़ पे लिख के दो, क्या कहना चाहते हो। तभी उसने कहा कि जो उरुग्वे से विमान चला था हम उस विमान के साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, और हम लोग अभी 2 लोग तो हम हैं और बाकी लगभग हमारे जो 14 साथी हैं वो उधर हैं, क्योंकि अब पहले जो बचे थे 31 अक्टूबर तक जो 8 तूफान में 8 मर गए थे, तब 19 बचे थे, लेकिन इस बीच में 2 और मर जाते हैं, यानी कि अब कुल मिलाकर 16 लोग बचे हैं। हम लोग 2 हैं, बाकी 14 लोग वहाँ पर हैं। जैसे उस घोड़े पर सवार उस व्यक्ति ने, जिसका नाम होता है सार्जिया कैटलोन, उन्होंने ये बात सुनी, वो दौड़ता हुआ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, जाकर बताता है कि ऐसे से नदी के किनारे 2 साथी हैं और वो उसी विमान का हिस्सा हैं। पुलिस ने जब ये बात सुनी तुरंत वायरलेस किया। वायरलेस करने के बाद उरुग्वे देश के पास पहुंचता है। हवाई जहाज़ की जो वायुसेना होती है तुरंत वहाँ पहुँचती है, उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो बुरी तरह से कमज़ोर थे और उनके इलाज कराने के बाद, साथियों ने दिखाने के बाद, उन्हें जो भी प्राथमिक उपचार हो रहा था, हवाई जहाज़ के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार वो जगह मिल जाती है जहाँ पर बाकी 14 लोग अभी ज़िंदा थे, लेकिन सबकी हालत ज़्यादातर ख़राब थी। जो नोमा था, नोमा भी मतलब मरा हुआ था, लेकिन उसकी लाश को जब लेके जाते हैं, उसका जब वेट किया था तो उसका वेट 25 किलो पाया गया। जब ये मीडिया तक बात पहुंचती है तो मीडिया ने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये नरभक्षी टाइप के लोग हैं, इन्होंने अपने ही साथियों को खा लिया। तो कुछ लोगों ने कुछ तरह की बात लिखी, लेकिन इसमें एक चीज़ ये निकल के सामने आती है कि जब इंसान किसी भी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए तो उससे बचने के लिए अगर वो कोशिश कर, जैसे नुमा ने कोशिश की कि हम लोग यहाँ से चलने के बाद हमें रास्ता मिल सकता है। नुमा की बात फिर नंदो परादो ने मानी और वो अपने साथी के साथ वहाँ से निकल जाता है। आखिरकार वो ना केवल खुद की जान बचाता है, बल्कि अपने दोस्त जो साथ में था उसकी जान बचाता है, बल्कि 14 लोगों की जान बचाता है। और जब टीम पहुँचती है, मीडिया वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ पर बाकी जो लोग थे उनकी कंकाल पड़े हुए थे, जो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। जान तो बच जाती है, उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि हम बच तो गए, लेकिन हमने अपने ही साथियों के मीट को खाया, मांस को खाया, तब हमारी जान बची। इस विषय पर कई सारी फिल्में बनी हैं, इस विषय पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। हाल ही में द सोसाइटी ऑफ द स्नो के नाम से 2023 में एक मूवी आई थी, जो हाल ही में अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ भी हुई है। उस फिल्म को देखने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो तो सिर्फ फिल्माया गया है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये बीता था, जिन लोगों के साथ ये हुआ था, ज़रा कल्पना करके देखिए। यदि आपके साथ ऐसा हो या भी आप महसूस भी करें तो ही सुनकर रोंगटे खड़े से हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज अभिमन्यु सिंह हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, साथ ही सूरत के रहने वाले मोहम्मद दाऊद, आज इन दोनों का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही नैनीताल की रहने वाली हैं किरण मेहता, उनकी बेटी का जन्मदिन है। उनकी तबीयत भी खराब है, हम दुआ करते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जगबीर सिंह मोहित, मुकीम पठान, अभिषेक दुबे, राजवीर सिंह एडवोकेट, मोहम्मद सलीम, हेम सागर ठाकुर, सुमन कुमार वर्मा, विजय कुमार, फरमान अंसारी, सद्दाम हुसैन, आसिफ अलवी, नीरज चौहान, जाबिर खान, अब्दुल कादिर, कामिल खान, नसीम अहमद, पवन जोशी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।